नमस्कार, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज चल रहा था। शुरू करते हैं उसे, शुरू तो कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं उसमें। पर सबसे पहले बात की जाए दोस्तों, कल मैं कुछ क्वेश्चंस देकर गया था एज अ होमवर्क। आपने वो किया या नहीं? अगर किया है, हम डिस्कस करते हैं उसके आंसर्स और उसके सॉल्यूशन। आपका तरीका भी जो मैं बता रहा हूँ उतना सटीक होना चाहिए और आंसर तो होना ही चाहिए दोस्तों। साथ साथ देखो, टाइप 4 चल रहा था, है ना। टाइप 4 लास्ट जो चल रहा था वो क्या था कि इतने परसेंट इतने साल से पैसा इन्वेस्ट किया, इतने परसेंट इतने साल से इन्वेस्ट किया, लाभ बराबर है, तो वो उल्टा करके रेशियो निकलता था। वो लास्ट चीज चल रही थी। टाइप 3 में एलिगेशन वाला था, टाइप 4 में वो रेशियो वाला था। ठीक है, फिलहाल होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क के क्वेश्चंस देखो दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपने ये कर लिया ना दोस्तों, ये देखो, ये आया हुआ है 2015 आरआरबी मेंस में। आरआरबी मेंस का मतलब मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं बोल रहा हूँ, रीजनल रूरल बैंक बोल रहा हूँ। ग्रामीण बैंक आईबीपीएस का आरआरबी जो होता है उसके मेंस में आ चुका है। ठीक है, 2015 में। हाँ ठीक है, बस यहाँ पे जो पहली बार 12% है, इसकी जगह वहाँ 10% था और साधारण ब्याज की जगह चक्रवृद्धि ब्याज था पहली बार में। सेकंड बार में सिंपल इंटरेस्ट था। मतलब ये क्वेश्चन वही है, पर अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा नहीं है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा नहीं है दोस्तों। एक कन्फ्यूजन ये बच्चों के मन में आता है कि सर यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि ब्याज पे निवेश किया, तो ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है? दोस्तों, कंपाउंड के लिए तो कंपाउंड लिखना पड़ेगा, चक्रवृद्धि के लिए चक्रवृद्धि लिखना पड़ेगा, पर साधारण ब्याज के लिए साधारण ना भी लिखाओ। अगर सिर्फ लिखाओ कि भैया ब्याज पे पैसे दिए, तो ब्याज पे धन निवेश किया या ब्याज पे उधार दिया, तो ब्याज पे सिर्फ ब्याज का मतलब ऑटोमेटिकली सिंपल इंटरेस्ट होगा, चाहे एग्जाम में करो चाहे किताब में देखो। क्लियर है या नहीं? कंपाउंड के लिए कंपाउंड लिखा होगा, साधारण ब्याज के लिए भी साधारण ब्याज लिखा तो होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता है। सिर्फ ब्याज वर्ड का मतलब साधारण ब्याज है दोस्तों। मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, अगले पेज पे सॉल्यूशन कराऊंगा। यहाँ पे इसको एक बार देख लो, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति एक स्कीम में 12% की दर से कुछ धन निवेश करता है। वैसे तो इसका सॉल्यूशन इतना सा है, 2 लाइन का, 40 सेकंड 30 सेकंड में आंसर है। अगर यही समझ पाओ तो अच्छा है, नहीं तो पिछले अगले पेज पे समझाता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनो। हमने सोचा यार 100 रुपए निवेश किए, आरंभिक निवेश राशि कितनी है? 100, 12% की दर से 2 वर्ष बाद वहां से प्राप्त कुल धन को, दोस्तों प्राप्त कुल धन का मतलब क्या है? अगर बोलता है प्राप्त लाभ तो इंटरेस्ट, बोला है प्राप्त कुल धन, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, प्राप्त कुल धन मतलब मिश्र धन। दोस्तों बोल रहे हैं वहां से प्राप्त कुल धन को वह अन्य स्कीम में निवेश करेगा। अच्छा ठीक है, 2 साल 12% के लिए लगा रहा, तो 12 दूनी 24 इंटरेस्ट हो गया। 24 क्या हो गया? इंटरेस्ट। और अमाउंट जो मिला वो मिला 124। अरे हाँ या ना? बोल रहे हैं वहां से प्राप्त कुल धन को यानी 124 को 10% की रेट से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। दोस्तों 124 निवेश किया है तो 10% ब्याज भी 124 का लगेगा। 124 का 10% 12.4, तो 2 साल में 24.8, यानी अब इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 24.8। फिर आपसे कह रहे हैं यदि दूसरी स्कीम से प्राप्त लाभ, दूसरी स्कीम से प्राप्त लाभ मतलब 24.8, पहली स्कीम से 32 रुपए अधिक हो। पहली स्कीम का ब्याज है 24, कितना अधिक है 24.8? 24 से 0.8, और वो कितना अधिक है असली में? 32 रुपए अधिक हो। तो आरंभ में निवेश की गई राशि मतलब 100 की वैल्यू बताओ, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4000 रुपए। कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। खैर यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आया होगा, अगले पेज पे डिटेल में समझाता हूं, गौर से सुनना। क्वेश्चन सुनो, पहला जो होमवर्क का था वो क्या था कि भाई कुछ धनराशि निवेश की, मैंने सोचा 100% की आरंभिक निवेश, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 12% की रेट से 2 साल के लिए। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जिसे आप लाभ कहते हैं वो हो जाएगा 12 दूनी 24%। यहां तक क्लियर है? अच्छा, बोला वहां से प्राप्त कुल धन को, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दूसरी बार निवेश कितना है? वहां से प्राप्त कुल धन यानी 124, 100 और 24 ब्याज, टोटल 124 मिला। उस 124 को 10%
2 साल के लिए निवेश किया तो 124 का 10% 2 साल आपको मिलेगा 24.8। फिर आपसे कह रहे हैं कि दूसरी स्कीम में पहली स्कीम से 32 रुपए ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। दोस्तों यहां लाभ प्राप्त हुआ था 24 और यहां लाभ प्राप्त हुआ है 24.8। दूसरी स्कीम में पहली स्कीम से कितना अधिक हुआ 0.8, जो कि असली में 32 रुपए अधिक है। इंटू 100 करो, यानी पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, इंटू 100 करो, आपको मिलेगा 4000 रुपीज। इंटू 100 किया है मतलब आरंभिक निवेश निकला है 4000 रुपए। गहराई से बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, लिख लो। लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ जी, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दिखने में तो लंबा चौड़ा लग रहा है पर है बड़ा आसान। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक व्यक्ति 7% की दर से 5000 रुपए, एक व्यक्ति 7000 की दर से 5000 रुपए कुछ वर्ष के लिए निवेश करता है। अच्छा, कुछ वर्ष के लिए निवेश करता है। ध्यान से सुनना, सेकंड नंबर बता रहा हूं। कितने हजार रुपए? कितने हजार रुपए दोस्तों? 5000 रुपए 7% की दर से, 5000 रुपए 7% की दर से कुछ वर्षों के लिए। अरे क्लियर है? फिर आपसे कह रहे हैं यदि दर 9% होती तो लाभ 300 रुपए अधिक होता। तो लाभ 300 रुपए अधिक होता। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बोले यदि दर 9% होती तो लाभ 300 रुपए अधिक होता। वो पहले वाला टाइम बताओ, ये टाइम बताओ। दोस्तों अब एक बात को गहराई से सुनना। बोल रहे थे पहले 7% ब्याज लग रहा था, टाइम नहीं पता। टाइम अभी भी उतना है पर अब बोल रहे 9%, 7 की जगह 9% होता तो 300 रुपए अधिक लाभ होता। अधिक लाभ होता का मतलब सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए ज्यादा होता। आपको पूछा ये टाइम, पहले वो जो टाइम बताया था वो टाइम कितना है, इसको एक्स वाले तरीके से बता दूंगा, पर मैं आपसे कह रहा हूं एक्स वाला तरीका नहीं यार। आप मुझे बताओ पहले 7% था अब 9% है, ब्याज कितना एक्स्ट्रा हर साल मिलेगा? कहोगे सर 7% निकालोगे तो आएगा 350, 9% निकालोगे तो आएगा 450। भाई ब्याज तो मूलधन पे लगता है। पहले 7% 350 है, 5000 का 7% निकाल के देख लो, मूर्खता से भी कर सकते हो। और 5000 का 9% निकालोगे तो ब्याज आएगा 450। सर पहले हर साल 350 ब्याज बन रहा था, अब हर साल 450 ब्याज बन रहा है, मतलब हर साल में 100 रुपए ब्याज बढ़ गया।
हर साल में 100 रुपए ब्याज बढ़ गया। अब हर साल में 100 रुपए बढ़ गया तो 2 साल में 200 बढ़ेगा, तो 3 साल में 300 रुपए बढ़ेगा। मतलब 300 रुपए बढ़ा, हर साल 100 रुपए बढ़ेगा, यानी कितने साल लग गए? 3 साल। और आपको ये 7% और 9% निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले 7% था, अब 9% है, यानी कितने परसेंट ब्याज की दर बढ़ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया? सर 2%। मतलब 2% ज्यादा ब्याज लोगे ना हर साल। अरे 2% ज्यादा ब्याज लोगे हर साल, तो 2% किसका 2%? मूलधन पे ही ब्याज लगता है। पहले 7% लग रहा था, अब 9% लग रहा है, तो 2% ज्यादा लगेगा। 5,000 का 1% 50, तो 2% 100। हर साल 100 ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा, तो 300 ब्याज एक्स्ट्रा लगने में 3 साल लग जाएंगे। इससे आसान इस जीवन में कुछ मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बात आ रही है समझ में? है ना? ये तो हो गया दोस्तों वो तरीका जो एग्जाम में होना चाहिए, जो सटीक है, जो सबसे अच्छा है। हालांकि एक्स वाला तरीका क्या है, सुनो भाई। मूलधन है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 9 हो गई एक्स साल के लिए अपॉन 100, और पहले भी मूलधन 5,000 था, 5,000 था, पर तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% था एक्स साल के लिए। अब का ब्याज पहले के ब्याज से, अब का ब्याज पहले के ब्याज से 300 रुपए ज्यादा है। मतलब अब नए ब्याज में से पुराना ब्याज घटाऊंगा तो 300 आएगा। अब इस x की वैल्यू निकालनी है। 00 से 00, 00 से 00 गया। 50 इंटू 9 450 x माइनस 50 इंटू 7 350 x इज इक्वल टू 300, यानी 100 x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 अपॉन 100, यानी 3 साल। पर ऐसे करना तो दोस्तों मूर्खता हो जाएगी, ऐसे करना तो मूर्खता हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को देखते ही उखाड़ फेंको। बोल रहे हैं पहले टाइम तो सेम है और वो टाइम बताना है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% था, अब 9% है। हमने कहा 2% ब्याज बढ़ा दो। 2% ब्याज मतलब 5,000 का 2%, 5,000 इंटू 10 इंटू 2/100 भी करोगे तो 100 रुपए आएगा। 100 रुपए ब्याज बढ़ गया। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 से 9 करने की वजह से हर साल का इंटरेस्ट 100 रुपए बढ़ गया। एक साल में 100 ब्याज एक्स्ट्रा लगा, तो 300 ब्याज एक्स्ट्रा लगने में 300 अपॉन 100 3 साल लग जाएंगे। जहां क्वेश्चन था वहीं सॉल्यूशन हो गया, एक वर्ड नहीं लिखना पड़ा। समझ रहे हो बात को? लिखो एक बार फटाफट। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था, और ये सबसे ज्यादा सुंदर क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा सुंदर क्वेश्चन है, बस आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठना चाहिए। आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने एक अकाउंट में जमा करे 900 रुपए, दूसरे अकाउंट में जमा करे 800 रुपए। 910 रुपए जिस अकाउंट में जमा करे वहाँ 10% ब्याज उसके अकाउंट में हर साल ऐड होता गया, और जहाँ 800 रुपए जमा कराए वहाँ 12% ब्याज हर साल ऐड होता गया। आपको बताना है कितने वर्षों में दोनों निवेश से समान धनराशि प्राप्त होगी। समान धनराशि प्राप्त होगी मतलब अमाउंट सेम प्राप्त होगा। पहले शॉर्ट समझो, 2 सेकंड में आएगा, फिर लॉन्ग तो बता ही दूंगा। दोस्तों एक बात मुझको बताओ, एक अकाउंट में आपने 910 रुपए जोड़े डाले और दूसरे अकाउंट में 800 रुपए डाले। इस अकाउंट में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 910 का 10% मतलब इस अकाउंट में हर साल 91 ऐड होता जाएगा, जबकि इस अकाउंट में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 8 इंटू 12, इस अकाउंट में हर साल 96 रुपए ऐड होता जाएगा। जो अकाउंट आरंभिक रूप से इनिशियली कम पैसे वाला था, उसमें ब्याज ज्यादा जुड़ रहा है।
अब दोस्तों क्या है, एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है, अमीर आदमी भी बढ़ रहा है पर गरीब आदमी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो वो गरीब कभी ना कभी तो उस अमीर के बराबर आएगा। तो जो कम था वो एक ना एक दिन तो इसके बराबर आएगा, क्योंकि उसमें वृद्धि ज्यादा है। मैंने बोला कितनी वृद्धि ज्यादा है, कि भाई इसमें ना 5 रुपए ज्यादा ऐड कर रहे हैं, इसमें हर साल 91 ऐड हो रहा है, इसमें हर साल 96 ऐड हो रहा है, यानी आप 5 रुपए ज्यादा ऐड कर रहे हो गरीब वाले को। दोस्तों आरंभिक रूप से इसमें कितना डिफरेंस है, आरंभिक रूप से ये वाला खाता 110 रुपए कम है, आरंभिक रूप से ये वाला खाता 110 रुपए कम है, जबकि आप इस कमी को हर साल 5-5 रुपए घटाते जा रहे हो, क्योंकि कम वाले में 5 रुपए ज्यादा ऐड करते जा रहे हो, तो ये कमी को न्यूट्रल होने में यानी जीरो बनने में कितने साल लग जाएंगे? 22 साल। दोस्तों एक आदमी है 100 करोड़ वाला और एक आदमी है 50 करोड़ वाला। अब ये 5-5 बढ़ता जा रहा है, तो 50 की कमी होने में, कमी को खत्म करने में 10 साल लगेंगे ना। वैसे ही बढ़ ये भी रहा है, बढ़ ये भी रहा है, पर ये वाला 5 रुपए ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो 5 रुपए ज्यादा तेजी से बढ़ने की वजह से इनका डिफरेंस जो फिलहाल 110 है वो अगले साल 105 हो जाएगा, उसके अगले साल 100, उसके अगले साल 95, यानी 110 का डिफरेंस 5-5 करके कम होता जाएगा। तो 110 का डिफरेंस 5-5 रुपए कम होते हुए कितने साल में डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब समान धनराशि प्राप्त हो जाएगी? सर 22 साल लगेंगे। हालांकि इसका जो एक्स वाला तरीका है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूं कि पहले खाते में आपने 910 रुपए डाले 10% की रेट से, दूसरे खाते में आपने 800 रुपए डाले 12% की रेट से। बोले हैं कितने वर्ष में मिश्र धन समान होगा, अमाउंट समान होगा, कितने कुल धनराशि समान प्राप्त होगी, मतलब अमाउंट सेम प्राप्त होगा। दोस्तों अब सुनो, इसमें डल रहे हैं 910 रुपए का 10%, x साल तक डालूंगा, ब्याज आएगा और मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है। इस खाते में 800 रुपए डाले हैं 12% की रेट से x साल के लिए, मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होगा, और दोनों मिश्र धन बराबर हैं। आपको क्या करना है, आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। करो इसे, अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 से जाएगा 0, 0 से जाएगा 0, 0 से जाएगा 0। 910 प्लस 91x इज इक्वल टू 800 प्लस 96x। 91x उधर जाके 96x में से माइनस होगा 5x, और 910 माइनस 800 110, x इज इक्वल टू 110/5 यानी 22 साल। तो मैंने भी तो 110/5 ही किया था, बस उस कहानी को समझा, धंधे को समझा दोस्त, धंधे को समझना है। वापस सुनना, अब हमने क्या किया, हमने बोला कि इसमें 910 रुपए हैं, इसमें 910 रुपए हैं, इसमें 800 रुपए हैं, इसका 10%, इसका 10% 91 रुपए हर साल ऐड होगा, और इसका 12% लिख के निकाल सकते हो, हर साल 96 रुपए ऐड होगा। जो कम है उसमें ज्यादा ऐड कर रहे हो, तो ये कभी ना कभी तो बराबर इसके आएगा। हमने कहा 5 रुपए, आरंभिक जो इनका डिफरेंस है वो 110 है, तो उस 110 की कमी को आप इसको 5-5 रुपए ज्यादा दे रहे हो, तो इस कमी को खत्म होने में कितने साल लग जाएंगे? 22 साल लग जाएंगे। अल्टीमेटली देखो 110/5 22 साल आंसर आ रहा है। एक्स की वैल्यू t, टाइम को एक्स लिया था ना आपने। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो भैया सटीक चीज सोचनी है, सही आंसर देना और सटीक तरीके से आंसर देना, ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग चीजें होती हैं। सही आंसर तो देना पड़ेगा, वो तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, मतलब मंजिल पर पहुंचे हैं, परंतु रास्ता कैसा था वो तय करेगा कि आपकी सफलता वास्तव में सफलता कहलाएगी या विफलता कहलाएगी। ठीक है, और मैं कुछ रटवा थोड़ी रहा हूं, मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला नहीं बताया, मैं आपको कुछ भी रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं धंधे को समझो।
धंधा समझो, धंधा समझ गए तो क्वेश्चन आपके धंधे में। भाई आप सोचो कि आप जो काम करते हैं, एक दुकानदार कुछ काम करता है या कोई भी व्यक्ति एक काम करता है, उसके धंधे के बारे में उससे कभी प्रश्न पूछें और वो गलत आंसर दे, ऐसा हो सकता है क्या? किसी किराने की दुकान वाले से आप उसके बिजनेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो सही आंसर देगा। तो अपने को भी धंधा समझना है, धंधा समझ गए तो काम आसान है। दुकानदारी समझी तो प्रॉफिट एंड लॉस आसान हो गया। ब्याज बट्टे का धंधा समझ गए तो ब्याज बट्टा आसान हो गया। दोस्तों 3 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे मैंने, 3 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे मैंने। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर, सही आंसर और सही तरीका, तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यहां तक मैं आपको समझाने में सफल रहा हूंगा। दोस्तों टाइप 4 चल रहा था, टाइप 4 का जरा एक आधा क्वेश्चन और देख लो। टाइप 4 का एक आधा क्वेश्चन और देख लो। टाइप 4 ही चल रहा था। एक व्यक्ति 2 बैंकों में कुल 45,000 रुपए क्रमशः 5% और 6% की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि दोनों बैंकों से अंत में उसे समान धन प्राप्त हो तो पहले बैंक की निवेशित राशि ज्ञात करो। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, आपको करेक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, हो गया क्या? हाँ दोस्तों, आप कल जब टाइप 4 का क्वेश्चन कर रहे थे, याद करो, आपको कहते थे 2 बैंकों से टोटल इतना लिया, एक का इतने परसेंट इतने साल, दूसरे का इतने परसेंट इतने साल, दोनों बैंकों से समान लाभ प्राप्त हो, और यहां लिखा है समान धन प्राप्त हो। पहले मैं समान लाभ की बात करता हूं। अगर समान लाभ प्राप्त हो कहते तो आप कहते सर पहले बैंक का P1 दूसरे बैंक का P2, 5% 4 साल यानी इसका 20%, 6% 5 साल इसके 30% के बराबर है। यानी P1 और P2 का रेशियो 30-20 यानी 3:2 आ जाएगा। और आप में से ज्यादातर लोगों ने 27,000 और 18,000 ही आंसर दिया है। पर दोस्तों यहां पे क्या बोल रहे हैं? समान धन प्राप्त हो, मतलब अमाउंट सेम प्राप्त हो। भाई जिस तरह P1 का 20% लाभ है, वैसे ही पूरा धन
P1 का 120% और इसका 130% होगा, यानी रेशियो भी 130 और 120 यानी 13:12 आ जाएगा। अगर इसको भी अब मैं डिटेल में समझाऊं तो मूर्खता होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आपसे इस बार साफ बोला है, उसे अंत में समान धन प्राप्त हो। व्हाट डज दिस समान धन प्राप्त हो मीन्स के अमाउंट प्राप्त सेम हो, मिश्र धन प्राप्त सेम हो। 20% लाभ, बिल्कुल सही सोचा। 5% 4 साल मतलब 20% लाभ। भाई मूलधन का 20% इंटरेस्ट है तो मूलधन का ही तो 120% मिश्र धन होगा। तो हमने ये समझा कि अच्छा समान धन प्राप्त हो मतलब मूलधन जो भी था उसका 120%, उसका 120% और दूसरे मूलधन का 6% 5 साल यानी 30% इंटरेस्ट और 130%, इसका 130% दोनों क्या है, सेम है। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 130 अपॉन 120, यानी P1 और P2 का रेशियो आ गया 13:12। वो शॉर्ट में ना, इसका 120 इसका 130 तो रेशियो 130 120 13:12। अभी टोटल ये है, बोल रहे हैं पहले बैंक का बताओ, तो 45,000 अपॉन 13 और 12 25 इंटू पहले बैंक यानी 13 की वैल्यू बताओ। जाएगा मेरे दोस्तों 4 चौक 16 और 2 18 बार, 1800 इंटू 13 18 इंटू 10 180 और 54 23,400 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की अब लैंग्वेज बदलूंगा और इस क्वेश्चन का जो तरीका पूछने का तरीका होगा वो तरीका एग्जाम्स में 50 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको एज अ टीचर मैं नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन खुद बताएगा कि उसका क्या तात्पर्य है। आपका कंसंट्रेशन यहां से लेकर यहां तक लगातार बनेगा, तब पता चलेगा कभी लाभ बराबर है, कभी धन बराबर है, कभी फलाना बराबर है, कभी पूछड़ा बराबर है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अरे हाँ या ना? गुड। तो आपको बोला समान धन प्राप्त है, क्वेश्चन में लिखा है, रटवा नहीं रहा हूं। उससे पहले जो कल क्वेश्चन किया समान लाभ प्राप्त हो, समान ब्याज की राशि प्राप्त हो, समान धन प्राप्त हो, मतलब एंड में जो धन मिलता है। बोल रहा है ना अंत में समान धन, अंत में क्या मिलता है भाई? अंत में मिश्र धन प्राप्त होता है। तो अंत में समान धन प्राप्त हो मतलब मिश्र धन बराबर प्राप्त हो। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का समझ में आई? फटाफट लिखो। अगले क्वेश्चन को अगर करके दिखाओगे तो दोस्तों मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी जो है वो सही जा रही है। अगर आपने गलत दिया तो मुझे लगता है कि इस जीवन को समाप्त ही कर देना चाहिए मुझे मेरा। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, एक सेठ अपने 2 पुत्रों के नाम कुल 33,600 रुपए इस प्रकार स्कीम में 8% की दर से जमा करता है कि 18 वर्ष की आयु पर दोनों पुत्रों को समान धनराशि प्राप्त हो। यदि ज्येष्ठ पुत्र 14 वर्ष का व अनुज 12 वर्ष का हो तो बड़े पुत्र के नाम जमा राशि कितनी है? अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आनंद ही आनंद है दोस्तों, नहीं तो आप समझ सकते हैं मेरे जीवन में इन आंसुओं की गंगा के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे इसका सही आंसर चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए फटाफट से बताओ।
जल्दी बताओ रे। एक सेठ, दोस्तों एग्जैक्टली वो लैंग्वेज है जो क्वेश्चन की एग्जाम्स में दिखती है। बस मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8% की दर, वहां लिखा होता है 8% प्रति वर्ष की दर। तो आप ये मानो कि जब प्रति वर्ष नहीं भी लिखा जाए तो उसका मतलब प्रति वर्ष ही होता है, ठीक है। जब प्रति वर्ष नहीं होगा, छमाही होगा, त्रिमाही होगा, वो आपसे बोला जाएगा। आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है। एक सेठ अपने 2 पुत्रों के नाम एक स्कीम में 8% की दर से पैसा जमा करता है। 18 वर्ष की आयु पर दोनों पुत्रों को समान धनराशि प्राप्त हो। समान धनराशि प्राप्त हो मतलब समान मिश्र धन प्राप्त हो। दोस्तों जो बड़ा पुत्र है वो है 14 साल का, मतलब 18 साल होने में उसको 4 साल बाकी हैं। और जो छोटा बच्चा है वो 12 साल का है, यानी 18 साल का होने में इसको 6 साल बाकी हैं। यहाँ पे बड़े बेटे के नाम P1 पैसा जमा कराया, छोटे बेटे के नाम P2 पैसा जमा कराया। इस दोनों को 18 साल की उम्र पे वो पैसा मिल जाएगा, यानी बड़ा बेटा 14 साल का है तो उसका पैसा 4 साल ही बैंक में जमा रहेगा। छोटा बेटा 12 साल का है तो उसको 18 साल होने में 6 साल बाकी है, मतलब उसके नाम से जो पैसा जमा है वो 6 साल तक जमा रहेगा। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और दोनों के मिश्र धन समान है। अमाउंट्स रिसीव्ड आर इक्वल। दोस्त मुझे बताओ, अगर 8 चौक 32 इंटरेस्ट है तो मिश्र धन P1 का 132% होगा या नहीं? और अगर मिश्र यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल मूलधन P2 जमा कराया था तो 6 अट्ठे 48 ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन 148% मिलेगा क्या? पिछली बार बोला था मिश्र धन सेम है, इस बार भी बोला है मिश्र धन सेम है, बस प्रश्न को पूछने का तरीका वो 18 साल फटारा करके बोल दिया। अब आप मुझे बताओ, सेम है मतलब इक्वल है, एक चीज का 132% दूसरी चीज के 148% के बराबर है, तो रेशियो 132 148 या 148 125 आप शॉर्ट में करें, P1 अनुपात P2 इज इक्वल टू 148 अनुपात 132। कॉमन सेंस की बात है यार, जिसका पैसा कम समय के लिए जमा है वो ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा समय वाले के बराबर आएगा। तो बड़ा वाला ज्यादा वाला बड़े बेटे का है, कम वाला छोटे बेटे का है। पर ऐसे हर चीज रट नहीं सकते, मेथड्स पता होने चाहिए। ये वो मेथड है जो 150 बार हम पिछले 1 महीने या जितने टाइम से क्लास चल रही तब से पढ़ चुके हैं। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई 8 चौक 32 इंटरेस्ट, तो मिश्रधन 132%, मूलधन का 132% मिश्रधन, और 6 अट्ठे 48% ब्याज, मतलब मूलधन का 148 मिश्रधन, इसका 132%, इसके 148% के बराबर है, यानी रेशियो 132 148 नहीं 148 132 होगा। दोस्तों अब आप इसको 4 से काटो, 25 और 12 37, 4 से काटो 33, अभी कटेगा नहीं, ये रेशियो आ गया। ये टोटल प्रिंसिपल था 33,600 अपॉन 37 और 33 कितना होता है रे? 37 और 33 70 अपॉन 70 इंटू बड़े पुत्र मतलब पहला वाला P1 37, 0 से गया 0, 7 से जाएगा 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, 480 इंटू 37 करो, 48 इंटू 37 अगर मैं करूं तो 7 अट्ठे 56, कैरी 5, 8 तिया 24, 4 सत्ते 28, 24 और 28 52, 52 और 5 57, 5 कैरी 12 और 5 17, 17,760 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17,760। ठीक है या नहीं? तो इस तरह से दोस्तों अपने को जुगाड़ करना है।
इस ऐसे क्वेश्चंस में ना अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर ये तो रेशियो भी मिश्र धन का आना चाहिए ना, ये तो मिश्र धन है। मैंने कहा मिश्र धन तो पूरा है और मिश्र धन तो बराबर है, मिश्र धन का रेशियो क्यों आएगा? ये पूरा मिश्र धन है, रेशियो तो सिर्फ P1 और P2 का निकला है ना, रेशियो तो सिर्फ P1 P2 का निकला है जो आपने मूलधन माने थे, P1 P2। देखो इसको आप पूरा लिखते हो तो क्या लिखते हो कि P1 इंटू 132/100 इज इक्वल टू P2 इंटू 148/100। ये पूरा मिश्र धन है, ये पूरा मिश्र धन है, मिश्र धन बराबर है, पर सिर्फ P1 और P2 का ही रेशियो निकाला है, 100 से 100 कटा 148 और 132। बात आ रही है समझ में? तो रेशियो प्रिंसिपल का ही निकला है, P1 P2 का ही रेशियो निकला है। अरे क्लियर है? बोलो हाँ या ना। वेरी नाइस। हाँ जी, चलो तो टाइप 4 के बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद चलो टाइप 4 का ही दोस्तों एक धांसू क्वेश्चन है, टाइप 4 का ही एक धांसू क्वेश्चन है। अभी तक दो चीजें थी ना, इसका मिश्रधन समान है, इसका ब्याज समान है। ये तीन चीजों में समान फमान हो जाए तो क्या करोगे? देखो, एक व्यक्ति 3 बैंकों में कुल 13,600 रुपए 4%, 5% और 6% की दर से क्रमशः 5 वर्ष, 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए इस प्रकार जमा करता है कि तीनों बैंकों से समान धनराशि प्राप्त हो, तीनों बैंकों से समान लाभ प्राप्त हो, मतलब इंटरेस्ट सेम है, तो दूसरे बैंक की जमा राशि ज्ञात करो। दोस्तों अब एक टिप दे रहा हूं, क्वेश्चन तो आप समझ गए, 2 बैंकों में कर लेते थे, वैसे 3 बैंकों में करना है, पर 3 बैंकों में करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। क्या कंसेप्ट है? पहले बैंक में जमा कराया P1 4% की रेट से 5 साल के लिए, दूसरे बैंक में जमा कराया P2 5% की रेट से 6 साल के लिए, और तीसरे बैंक में जमा कराया P3 6% की रेट से 3 साल के लिए। अरे हाँ या ना? इस प्रकार जमा करते हैं कि तीनों का इंटरेस्ट सेम हो, समान लाभ प्राप्त हो। दोस्तों मुझे जरा बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 4 पंजे 20%, 5 छंग 30% और 6 तिया 18%। अरे हाँ या ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब 2 लोगों का था तो आपको मैंने इस तरह याद करवाया कि इसका 20% इसके 30% के बराबर है, तो रेशियो 20-30 नहीं 3-20 हो जाएगा। पर ये 3 लोगों में ऐसे कैसे उल्टा करूं? 3 लोगों में 3 चीजें हैं ना, वो कैसे उल्टी हो जाएंगी? मैथमेटिक्स के हिसाब से दोस्तों, मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको इन तीनों का अगर रेशियो चाहिए तो आपको 1/20 = 1/30 = 1/18 मिलेगा P1, P2 और P3 का रेशियो। भाई अब 2 लोगों में तो उल्टा कर दिया आपने, तो 3 लोगों में वो मैथमेटिक्स के हिसाब से भाई 3 लोगों में ऐसे उल्टा करने का मतलब है तीन चीजों का रेशियो का व्युत्क्रम कर दो।
मैंने कहा फिर दो चीजों में ऐसा क्यों नहीं किया? तो देखो दोस्तों, दो चीजों में भी व्युत्क्रम ही करते थे। देखो जरा, आप अगर ये दो ही चीजों का क्वेश्चन होता तो हम कहते P1 का 20% इज इक्वल टू P2 का 30%। अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू P2 का 30%। अब P1 अपॉन P2 का मैंने तो आपको रटवा दिया, उल्टा कर दो, पर मैथ्स कहती है ऐसे उल्टा नहीं होता है, व्युत्क्रम होता है। इसको 1/20 और इसको 1/30 लिखो। पर दोस्तों वो 30 इंटू एक 30 और वो 20 इंटू एक 20 हो जाएगा, इसलिए हम पूरे मेथड पे नहीं गए। हुआ तो दोनों का व्युत्क्रम है, तो तीनों का, चारों का, पांचों का, जितनी बार बोलेगा उनका रेसिप्रोकेट करना है, उन्हें उनका व्युत्क्रम करना है। अब तीन चीजों में तो व्युत्क्रम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, मतलब 20, 30 और 80 का एलसीएम लोगे, वो आएगा 180 इंटू 180 करोगे, इंटू 180 करोगे, इंटू 180 करोगे, इससे आपको मिलेगा दोस्तों 9, इससे आपको मिलेगा 6 और इससे आपको मिलेगा 10। 9:6:10 इनका रेशियो आ गया। मैंने कहा परफेक्ट बात है, अब इसको इस रेशियो में बांट लेना। पर मेरे दोस्तों का मुंह उतर गया जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, लगा सर बहुत ज्यादा गणित हो गई, सर बहुत ज्यादा गणित हो गई। मैंने कहा सही कह रहे हो, अपने को दो लोगों में करना आता है। अपने को कितने लोग में आता है? दो लोगों में करना आता है। मुझे एक बात याद दिलाओ, दो लोगों में करने को कह रहा हूं, दो लोगों में करने को कह रहा हूं। मुझे बताओ P1 और P2 का रेशियो क्या आएगा? सर 20-30 का उल्टा 30-20, मतलब 3:2। पक्का ना? ये समझ रहे हो ना, दो लोगों का उल्टा कर देते हैं। अच्छा, मैंने कहा P1 को भूल जाओ, P2 और P3 का रेशियो क्या होगा? P2 और P3 का रेशियो क्या होगा? सर 30-18 का उल्टा 18-30, मतलब रेशियो 3 से काटोगे तो 3:5, 6 से काटोगे तो। अब मुझे एक बात याद दिलाओ, रेशियो का पहला चैप्टर टाइप 3, दो चीजों का रेशियो है 3:2 और 3:5। P1 P2 का मतलब AB का और BC का रेशियो दिया है। ABC का रेशियो बताओ। क्या ऐसा क्वेश्चन आपने किया है? आप कहोगे हाँ सर। तो मैंने कहा P1 P2 और P3 का रेशियो क्या होगा? 3:2, 3:5। ये जगह 2 के पास खाली है, ये जगह 3 के पास खाली है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 9 6 10 ही तो आया। असली तरीका, द रियल मेथड, और ये हमारा मेथड। भाई वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बहुत रेयर केसेस रहे कि एक एग्जामिनर ने सोच लिया कि इस टॉपिक से एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि ज्यादातर बच्चे ना कर पाए या गलत कर पाए, तो ये क्वेश्चन उसने दे दिया। रेयर चांसेस की बात है, पर मैंने आपसे पहले दिन कहा उन रेयर पॉसिबिलिटीज के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अगर ऐसा होता है, आप कंसेप्ट समझो, पहले तो कहानी सुनो, धंधा समझना है। धंधा समझा, तीन चीजों का बराबर है, दो चीजों का बोलते हैं इसका 20%, इसका 30%, तो रेशियो 30-20 कर देते हैं। तो इस तीन में भी दो दो लोग को लो, ब्याज समान है, इसका 20% इसके 30% के बराबर है, रेशियो 30-20 यानी 3:2। P1 और P2 का रेशियो 3:2। P2 और P3 में देखो, इसका 30% इसके 18% के बराबर, तो रेशियो 18-30 यानी 3:5। AB का रेशियो, BC का रेशियो, P1 P2 का रेशियो, P2 P3 का रेशियो, कंबाइंड रेशियो। अब उसके बाद में इसको इस रेशियो में बांटना है। गली का बच्चा बच्चा कर लेगा लास्ट की चीज, तो क्या 33,600 अपॉन 9 और 6 15 और 10 25 इंटू 33,600 नहीं 13,600 था ना, 13,600 इंटू क्या करना है? इंटू दूसरे बैंक में जमा राशि, दूसरा बैंक मतलब P2, PT का रेशियो कितना है? 6, इंटू 6 करना है दोस्तों। करो जरा, 25 से चला जाएगा, इंटू 6 इज इक्वल टू 6 चौक 24, 6 चौक 24 बचा 2, 6 चौक 24 बचा 2, 6 पंजे 30 और बचा 2, 32-64 आपका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है दोस्तों? 32-64। ठीक है, लिख लो।
भाई रेशियो आ गया, आप उसमें बांट सकते हो ना, तो बांट लेना उसमें, मैं मेरा क्या मुंह देखना उसमें, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जल्दी करो रे। हाँ जी, हो गया क्या? चलो आगे बढ़ो दोस्तों। अब यहाँ से जो है ना, कहानियों में बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं। मतलब ये हमारा शुरू हो रहा है टाइप 5, और मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आता है ये वाले क्वेश्चंस। पर्सनली पसंद इसलिए आते हैं क्योंकि धंधा समझ जाओगे इस क्वेश्चन के बाद, इस तरह के क्वेश्चंस के बाद। दोस्तों एक बात बताओ, आपसे बोल रहे हैं कि व्यक्ति अपने मित्र अनुज से 8% की दर पे कुछ धनराशि उधार लेता है और वही धनराशि अपने मित्र मनोज को 12% की दर पे दे देता है। यदि इस व्यक्ति को 4 वर्षों में कुल 2880 रुपए का लाभ हुआ हो तो अनुज से ली गई उधार राशि कितनी थी? ध्यान से सुनना, आप किसी से पैसा ला रहे हो 8% की रेट पे और आगे किसी को दे रहे हो 12% की रेट पे। अब ब्याज आपके पास 12 आ रहा है और आप आगे 8 ही दे रहे हो, मतलब बैठे बैठे आपने दलाली कमा ली 4% की। हाँ या ना? कोई रॉकेट साइंस है क्या? बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है ना। आगे जाके इसको ही डिफिकल्ट करूंगा, टाइप 5 में इसी को और डिफिकल्ट कर देंगे। पर बताओ कोई हल्की सी परेशानी है? बोल रहे हैं एक व्यक्ति है, मैंने कहा ये रहा व्यक्ति, नाम नहीं पता, अपने मित्र अनुज से 8% की दर पे पैसा लाता है, कुछ धनराशि उधार लेता है और वही धनराशि अपने मित्र मनोज को 12% पे उधार दे देता है। किसको? मनोज को। तो कटा किसका? मनोज का। अरे हाँ या ना? मनोज बेवकूफ बन गया, सीधे इससे ले लेता। अब आप सुनो, यदि इस व्यक्ति को मतलब इसको, अच्छा अब यहीं पे रुक जाओ, साल एंड हुआ, यहां से आया 12% ब्याज, आगे गया 8% ब्याज, बंदे ने बैठे बैठे कितने कमाए? 4%। किसका 4%? मूलधन का। भाई ब्याज भी तो मूलधन का ही 12% आ रहा है और ये भी तो मूलधन का ही 8% दे रहा है, तो बीच में 4% मूलधन का ही तो कमाएगा। यानी आरंभिक निवेश राशि यानी इन्वेस्टमेंट जो है, जिसको आप हमेशा 100% मानते हो,
और इस व्यक्ति का लाभ बीच में बैठे बैठे 4% का, बोल रहे हैं इस व्यक्ति को 4 वर्षों में इतने रुपए का लाभ होता है। मैंने कहा 1 साल में 4%, तो 4 साल में 16%। 1 साल में मूलधन का 4% आया, अगले साल फिर 4%, अगले साल फिर 4%, इस तरह उसने 4 साल में 4 चौक 16% लाभ कमा लिया। बिचौलिए व्यक्ति का लाभ इज इक्वल टू 4% प्रति वर्ष, तो 4 वर्ष का लाभ इज इक्वल टू 4 चौक 16%। और वो 16% बैठे बैठे लाभ इस व्यक्ति को कितने का हुआ है? 2820 का। तो ये 16% के बराबर है। बोले उधार ली गई राशि यानी मूलधन कहां गया? 100%। 100% की वैल्यू बताओ। अरे हाँ या ना? 16 से काटो भैया, 16 एकम 16 बचा 12 यानी 122 बचा 122, 16 अट्ठे 128 ही होता है। अच्छा 16 सत्ते 112 बचा 10। अच्छा ये पूरा नहीं कट रहा है तो पंचायती नहीं करते हैं अपन। क्या था? 27 कितना? 2820 अपॉन 16 इंटू 100। 4 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, 4 से चला जाएगा 705 बार। 705 इंटू 25, 705 इंटू 25 अगर करोगे तो 17625 रुपीज, 17,625 रुपए आ जाएगा। 17,25,600 क्या निकला? मूलधन निकला। बात आई समझ में या नहीं? और हल्की सी भी मुझे बताओ, कोई भयंकर सा लॉजिक लगाया या केवल कॉमन सेंस लगाया? भाई 8% पे लाके 12% पे देने वाला बैठे बैठे 4% दलाली हर साल कमाएगा, तो 4 वर्षों में 16% दलाली कमा लेगा दोस्तों। अरे हाँ या ना? तो 17,625 मूलधन हो गया, 2820 बटा 16 इंटू 100। अरे हाँ या ना? हो गया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? सटीक, सिंपल, सरल, एकदम करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो अगले क्वेश्चन का आंसर आलिया भट्ट भी देगी। बोले अभिषेक अपने मित्र जॉन से कुछ धनराशि 8.5% की दर पे उधार लेता है और वही धनराशि अपने मित्र सलमान को 14% की दर से उधार। दोस्तों देखो हरामखोरी की हदें, पहले 8 का 12 था, 8.5 का 14 हो चुका है। उधार दे देता है। यदि 6 वर्षों में अभिषेक का लाभ 4620 रुपए है तो जॉन द्वारा उधार दी गई राशि कितनी है? अब इसका आंसर मुझे 30 सेकंड में चाहिए। अगर 30 सेकंड में नहीं दिया तो धिक्कार है इस मनुष्य के जीवन पर दोस्तों, जो इतना समझने के बाद भी नहीं समझ पाता है। 8.5 से 14। अब कोई डायग्राम फाइग्राम मत बनाना, यहाँ लिखोगे जॉन और यहाँ लिखोगे सलमान, और ऐसा नहीं करना है अपने को। अभिषेक ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप समझ गए? अभिषेक बीच में 8.5 से लाया, 14 में दे दिया, मतलब 5.5 का प्रॉफिट। 5.5 का प्रॉफिट 6 साल में 33 का प्रॉफिट हो जाएगा। 4620 अपॉन 33 इंटू 100 तो करना है भाई, हैं? 8.5 से लाए भाई, बिचौलिया अभिषेक है, बिचौलिया अभिषेक का लाभ 14 माइनस 8.5 यानी 15.5 प्रति वर्ष। तो 6 वर्ष में 5.5 इंटू 6 यानी 33%। और ये 33% लाभ 4620 है, यानी 4620 अपॉन 33 उधार दी गई राशि ज्ञात करो, यानी इंटू 100। 11 से गया 3 बार,
11 से गया 420 बार, 3 से गया 140 बार और आपका आंसर आ गया 14K, 14,000 रुपए। क्या जीवन में इससे आसान कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, लिख लो। ठीक है, ओके गाइस, तो अब दोस्तों समय हो गया है होमवर्क देने का। आप ये होमवर्क, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक आधा क्वेश्चन और लिख देता हूँ। कुछ धनराशि बी को 7% की दर से उधार देता है और बी वही धनराशि सी को 15% की दर से उधार देता है। 3 वर्ष में बी का लाभ इतना है, तो सी द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी होगी? सेकेंड क्वेश्चन इज सो गाइज, इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क समझते हुए आप ज़रूर सॉल्व करना। कल की क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बाकी हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।